हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत आने वाले कवियों को और उनकी रचनाओं को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपभ्रंश साहित्य। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि अपभ्रंश के कवि स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी मानते हैं। फिर से देखते हैं इस लाइन को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू, जिनका समय है 8वीं शती 1883 ईस्वी, स्वयंभू 8वीं शती के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, स्वयंभू को जैन परंपरा का भी प्रथम कवि कहा जाता है, अपभ्रंश का भी पहला कवि कहा जाता है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार स्वयंभू ही हिंदी के भी प्रथम कवि हैं। स्वयंभू जी के 3 ग्रंथ बतलाए जाते हैं, जिसमें पहला ग्रंथ है पौम चरियु, जो कि राम जी पर आधारित है, रिट्ठडेम चरियु तथा स्वयंभू छंद। ये 3 रचनाएं स्वयंभू जी की हैं, पौम चरियु, रिट्ठडेम चरियु तथा स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण लाइन है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है, और ये प्रश्न इस बार आया भी था असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा में। तो दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि स्वयंभू को ही अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। दोस्तों, ये 1 लाइनर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। ये कुछ जो 7-8 पेज हैं आने वाले, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी में जो है आदिकाल का निचोड़ है एक तरीके से। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। अगर पूछा जाए कि स्वयंभू ने स्वयं अपनी भाषा को क्या कहा है, तो इन्होंने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। स्वयंभू के पौम चरियु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। स्वयंभू जी ने पौम चरियु शुरू तो किया था इन्होंने इसका लेखन, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाए थे, और इनकी मृत्यु के बाद में इनके बेटे त्रिभुवन ने पौम चरियु को पूरा किया था। पौम चरियु में राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पौम चरियु में राम जी के चरित्र का वर्णन है। शिव सिंह सेंगर जी ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं सदी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो अगर हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर जी के अनुसार हम माने, तो वो कोई पुष्य कवि या पुंड कवि हैं, और राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू जी को माना है। अगले आचार्य हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह ये कहते हैं कि यह पुष्य, जिसका उल्लेख शिव सिंह सेंगर जी ने किया है, वो कहते हैं कि यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्य दंत हैं, जिनका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में हुआ था। ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि यह पुष्य, जिसका उल्लेख शिव सिंह सेंगर जी ने अपने ग्रंथ में किया है और उसको पहला कवि माना है हिंदी का पुष्य कवि को, तो उसके संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्य दंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में हुआ था।
सर्वमान्य धारणा ये है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी में यानी कि 10वीं शताब्दी में हुआ था और इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं 63 महापुरुष गुणालंकार, 63 महापुरुष गुणालंकार, जिसका एक और नाम है महापुराण। अगला इनका जो ग्रंथ है, जो इनकी रचना है, उसका नाम है ड़य कुमार चरियु और तीसरी पुस्तक है इनकी जसहर चरियु। तो इनकी 3 पुस्तकें हैं जो हमें मिलती हैं। 63 महापुरुष गुणालंकार, जिसको हम महापुराण के नाम से भी जानते हैं, ड़य कुमार चरियु और जसहर चरियु, ये रचनाएं हैं पुष्यदंत की। पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण के नाम से जाना जाता है, जो कि पुष्यदंत की रचना है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। ध्यान देने योग्य बात है कि पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्यों में कौन से छंद का प्रयोग किया है, तो चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से की है। किसने? पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और औहट्ट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। अपभ्रंश और औहट्ट भाषा में जो चौपाई थी, ऐसे चौपाई चौपाई जो है कितने मात्राओं का छंद है, ये आप बताइएगा कमेंट करके। और उस टाइम पे जब अपभ्रंश और औहट्ट भाषा प्रचलित थी, तो उस टाइम पे चौपाई 15 मात्राओं का छंद हुआ करता था। पुष्यदंत को ही हिंदी का भवभूति कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमने देखा कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। हिंदी का भवभूति क्योंकि करुण रस के कवि थे और हिंदी में पुष्यदंत को करुण रस का कवि माना जाता है, इसीलिए इनको हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर जी ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। भाखा की जड़ कहा है। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। पुष्यदंत ने, इनके कई नाम हैं, इनके नाम हैं अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से इनको विभूषित किया गया है। पुष्यदंत के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ही घमंडी स्वभाव के थे, इसीलिए इन्हें अभिमान मेरु भी कहा जाता है। हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। एक का नाम है चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। किसने? स्वयंभू ने चतुर्मुख, जो कि अपभ्रंश के कवि थे, इनको पद्धड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। पद्धड़ी जो कि 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है, इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंद कहा गया है। पुष्यदत्त मानखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। पुष्यदत्त जो कि मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। धनपाल कवि हैं जो कि मुंज के कवि सभा के रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। पुष्यदत्त ने इन्हें सरस्वती निलय कहा है। अपभ्रंश के तीसरे कवि के रूप में
तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कथा की रचना की है। धनपाल की रचना का क्या नाम है? भविष्यत कथा, जिसको सोए पंचमी रास भी कहा जाता है। 12वीं शताब्दी में जिन दत्त सूरि द्वारा लिखित उपदेश रसायन रास को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो 12वीं शताब्दी में जिन दत्त सूरि हैं, जिन्होंने उपदेश रसायन रास नामक ग्रंथ लिखा है 1144 ईस्वी में, उनको जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना गया है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रचलन करने का श्रेय जाता है भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता श्री शालिभद्र सूरि जी को। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किसको जाता है? तो उनका नाम है श्री शालिभद्र सूरि जी, जिनके ग्रंथ का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। ये ध्यान देने योग्य बात है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। अब्दुल रहमान जो कि एक मुस्लिम कवि हैं, इन्होंने संदेश रासक नाम का एक ग्रंथ लिखा था, जो कि धर्म से इतर पहला ग्रंथ है। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा रचित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। ये ध्यान देने योग्य बात है और ये MA के पाठ्यक्रम में सम्मिलित भी था। संदेश रासक देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा रचित प्रथम काव्य ग्रंथ है संदेश रासक। संदेश रासक जो कि अब्दुल रहमान जी द्वारा रचित ग्रंथ है, ये एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शती का आरंभ माना है। संदेश रासक का समय मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव संवत 1057 के लगभग मानते हैं। मुनि राम सिंह जी ने पाहुड़ दोहा की रचना की है। पाहुड़ दोहा अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंद से माना जाता है। ध्यान दीजिएगा कि अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंद से माना जाता है। जोइंद ने 2 पुस्तकों की रचना की है। एक है परमात्म प्रकाश और दूसरा है योग सार। परमात्म प्रकाश और योग सार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। उसमें है पुष्प कवि खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, सारंगधर एवं जोधराज। तो ये 9 कवि आदिकाल के हैं जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। आइए देखते हैं वो 19 कवि कौन कौन से हैं। मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है, जिसमें पहले स्थान पे हैं पुष्य या पुंड।
इनकी रचना अज्ञात है और इनका समय दिया गया है 770 विक्रम संवत। दूसरे कवि हैं अज्ञात कवि, जिनकी रचना है खुमान रासो और इनका समय है 890 विक्रम संवत। तीसरे कवि के रूप में है नंद कवि, जिनकी रचना अज्ञात है और इनका समय है 1137 विक्रम संवत। मसूद हैं, जिनकी रचना अज्ञात है और इनका समय है 1180 विक्रम संवत। कुतुब अली हैं, जिनकी रचना अज्ञात है और इनका समय है 1880 विक्रम संवत। साईदान चारण हैं, जिनके रचना का नाम है संवत्सार और इनका समय है 1191 विक्रम संवत। अकरम फैज़ हैं, जिनके रचना का नाम है वर्तमाल और इनका समय है 1205 से 58 विक्रम संवत। चंद जी हैं, जिनके ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो और इनका समय मिश्र बंधु के अनुसार है 1225 से 1249 विक्रम संवत। जगनिक हैं, जिन्होंने आल्हा लिखा है, इनका समय नहीं दिया हुआ है। केदार कवि हैं, इनकी भी रचना नहीं दी हुई है। वारदड़ वेड़ी नाम से एक कवि थे, जिनकी रचना अज्ञात है और इनका समय मिश्र बंधुओं ने 1225 विक्रम संवत माना है। जलहन एक हैं कवि, जिनकी रचना भी अज्ञात है, इनका समय भी अज्ञात है। भूपत एक कवि थे, जिन्होंने भागवत दशम स्कंद भाषा लिखी और इनका समय मिश्र बंधुओं के अनुसार 1344 विक्रम संवत है। नरपतनाल जी हैं, जिनका ग्रंथ है वीसल देव रासो और ये ग्रंथ इन्होंने और नरपतनाल का समय मिश्र बंधुओं ने 1354 विक्रम संवत माना है। नल्ल सिंह हैं, जिनके ग्रंथ का नाम है विजयपाल रासो और इनका समय मिश्र बंधुओं के अनुसार 1355 विक्रम संवत है। सारंगधर की रचना का नाम है हम्मीर काव्य और इसका समय मिश्र बंधुओं के अनुसार 1357 विक्रम संवत है। अमीर खुसरो का कोई काव्य ग्रंथ मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्लैंक है यहाँ पे। मुल्ला दाऊद के काव्य ग्रंथ का नाम है नूकर चंदा की प्रेम कहानी और इसका समय है 1385 विक्रम संवत। गोरखनाथ जी ने 40 ग्रंथ लिखे हैं मिश्र बंधुओं के अनुसार और इनका समय मिश्र बंधुओं ने 1407 विक्रम संवत माना है। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काव्य में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी है। मिश्र बंधुओं ने अगले संस्करण में नाथपंथियों और सिद्धों को जोड़ते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 पहुंचा दी है। किस काल में? वीर गाथा काल में या आदिकाल में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।